लिखेंगे हेडिंग, दो अर्ध सेल से बने नए अर्ध सेल का अध्ययन। इस टॉपिक में अलग बात क्या है, पहले आप ये समझिए। आप इससे पहले पढ़ते थे कि दो अर्ध सेल से एक फुल सेल का निर्माण होता था, याद है? एक इलेक्ट्रॉन देता था और एक इलेक्ट्रॉन लेता था, और पूरा का पूरा सेल वैद्युत रासायनिक सेल बनता था। यहां पर बात उल्टी है थोड़ी। दो अर्ध सेल से हम एक नए अर्ध सेल को बनाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए, लिख दीजिए साथ साथ, Cu2+, यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, बताइए ये कन्वर्ट करेगा Cu+ में, आया ना? और यदि ये Cu+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये कन्वर्ट करेगा Cu सॉलिड में। बोलिए। मान लीजिए कि इसका E0 वैल्यू E1 दे दिया आपको, और इस रिएक्शन का E0 वैल्यू मान लीजिए E2 दे दिया। अब आप क्या कीजिए, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इस दोनों इक्वेशन को जब आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा आपको। इधर देखिएगा, हम फाइनल लिख रहे हैं। Cu2+ इधर है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है, एक Cu+ इधर, मतलब दोनों एरो के लेफ्ट साइड। और इस साइड देखिए, एक Cu+ है, एक Cu सॉलिड है। इसमें Cu+ उधर भी है, Cu+ इधर भी है, तो Cu+ कट जाएगा। बचेगा क्या क्या बताइए? ये बचेगा Cu2+, यहां पर बचेगा Cu2+, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? Cu सॉलिड में। अब आपसे पूछेगा कि बताइए E0 का मान क्या होगा। अब जरा बताओ कि इसी दोनों अर्ध सेल को जोड़ करना हम इस अभिक्रिया को लाए। अब आप ध्यान से देखिए कि यह भी एक अवकरण अभिक्रिया है, यह भी एक अवकरण अभिक्रिया है, और दोनों को के जोड़ने से जो हमको मिला वह भी अवकरण अभिक्रिया है। पहले आप ये समझिए कि दो अर्ध सेल की मदद से हम जो सेल बनाए वो अर्ध सेल ही क्यों रह गया। उसका कारण यह है कि पहला वाला अवकरण अभिक्रिया था, दूसरा वाला भी अवकरण अभिक्रिया है। तो अवकरण में अवकरण को जोड़ेंगे तो वो निश्चित है कि अवकरण ही मिलेगा। अवकरण और ऑक्सीकरण को जोड़ेंगे तब ना सेल विभव या रेडॉक्स रिएक्शन मिलेगा। इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछेगा कि बताइए E0 का मान क्या होगा इन टर्म्स ऑफ E1 एंड E2। जब आप उसका पोटेंशियल जान रहे हैं, इसका पोटेंशियल जान रहे हैं, तो उस दोनों के जोड़ने से जो मिलेगा उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप ये जानिए कि यहाँ पर आप E0 जैसे, या फिर मान लीजिए कि हम इसको मान लेते हैं कौन चीज, E3। क्या मान लिए? E3। तो आपसे पूछेगा कि E1 E2 और E3 में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि E3 बराबर नहीं होगा E1 + E2। और क्यों नहीं होगा आप ऐसे समझिए, दो कप में यदि चाय है और यदि हम उसको आपस में मिला दें तो क्या दोनों का टेम्परेचर उसका दुगुना हो जाएगा मिलने के बाद? इस टाइप का प्रॉपर्टी टेम्परेचर है, जिसको हम गहन गुण कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसी टाइप का प्रॉपर्टी पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल को भी डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि विभव एक गहन गुण है, यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। आप इस तरह से इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर E3 का मान E1 और E2 के टर्म में हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए फिर आपको नया बात पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ तक उतारिए, तो रुक जाइए, मत उतारिए, रुक जाइए, क्या है कि इसमें हम कुछ और अभी लिखेंगे। ये आगे और पढ़िए। तो फिर हम इसको निकालेंगे कैसे?
तो रुकिएगा, लिखिएगा कुछ भी मत, सुनिए, रुकिए पहले। यहाँ से हमने क्या अभी हम आपको कुछ बात लिखाएंगे यहाँ पर एरो देके, उसके बाद जब हम चलेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे E3 इज नॉट इक्वल टू E1 प्लस टू। क्लियर है? अब देखिए, हर एक रिएक्शन के लिए कुछ ना कुछ गिव्स फ्री एनर्जी होती है। यदि हम पहले रिएक्शन के गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा G1 कह दें, दूसरे के लिए हम लोग डेल्टा G2 कह दें, तो तीसरे के लिए क्या कहना पड़ेगा? डेल्टा G3। तो यदि आपसे कोई पूछे कि E1, E2 और E3 क्या है, तो हम कहेंगे कि E1 मानक सेल विभव है पहले रिएक्शन का, E2 सेल विभव नहीं, सेल विभव नहीं, अवकरण विभव, मानक अवकरण विभव, क्योंकि ये अवकरण न हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ई नॉट पहले रिएक्शन का मानक अवकरण विभव है। फिर ये ई नॉट E1, E2 क्या है? दूसरे रिएक्शन का मानक अवकरण विभव। और जब हम इस दोनों को जोड़ के निकाले तब इसको हम E3 माने हैं। तो E3 क्या है? दोनों को जोड़ने के बाद जो तीसरा इक्वेशन मिला है, उस तीसरे इक्वेशन का मानक अवकरण विभव। तो E1, E2, E3 क्या है, समझ में आ गया? अब डेल्टा G1, डेल्टा G3 क्या है? पहले रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G1, दूसरे रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G2, और तीसरे रिएक्शन का गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G3 है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो जो काम आप E3 बराबर E1 प्लस E2 नहीं कर सके हैं, वही काम आप डेल्टा G के लिए कर सकते हैं। मतलब डेल्टा G3 बराबर आप लिख सकते हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, लेकिन पोटेंशियल के लिए नहीं लिख सकते हैं। पूरा हुआ? नीचे एरो दीजिए, लिखिए। लिखेंगे विभव एक गहन गुण है। विभव एक गहन गुण, इंग्लिश में इसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विभव एक गहन गुण है इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसे हम नहीं जोड़ सकते हैं। अतः E3 इज नॉट इक्वल टू E1 प्लस। इसमें एक और बात जानिए, Cu प्लस यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कन्वर्ट होता है Cu सॉलिड में, और इसके लिए E1 का मान, E0 का मान लीजिए क्या है? E1। अब आप क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए इस रिएक्शन को, 2 से गुना करने पर आप इसी रिएक्शन को 2 से गुना कर रहे हैं, तो बताइए क्या लिखिएगा? 2Cu प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट करेगा 2Cu सॉलिड में। अब यदि आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर E0 बराबर हो जाएगा 2E1, ये भी गलत, ये भी नहीं होता है। आप इसको जोड़ भी नहीं सकते हैं, और आप इसको यदि ऑफिशियंट से गुना कर दिए तो पोटेंशियल को भी गुना कर देंगे, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि विभव का मान इसके कॉफिशियंट पर निर्भर नहीं करता है। एक बार जो मान आ गया ना E0 का, यही अब हर बार आएगा, चाहे आप इसको 3 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, 5 से गुना कर दीजिए, इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है, अब यह भी समझ लीजिए। इस रिएक्शन को करके जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, उसमें यदि आप 2 से गुना कर दिए तो आप ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 बार हुआ।
यदि 3 से गुना कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 3 बार हुआ, पूरा रिएक्शन में ना आप गुना कर रहे हैं। इससे विभव पर क्या फर्क पड़ेगा, आप 2 बार 3 बार लिखिए या ना लिखिए, वो तो 2 बार 3 बार होगा ही। एक ही बार रिएक्शन करके 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या धारा का प्रवाह होते रहेगा? उसके लिए तो लगातार ना केमिकल रिएक्शन को होते रहना पड़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पर ये काम भी नहीं कर सकते हैं। मतलब आप नहीं लिख सकते हैं E0 इज इक्वल टू 2E1, यानी ये भी गलत है। यहाँ तक पहुंच चुके हैं आप? नीचे एरो दीजिए तो यहाँ पर, और यदि आप ये लिख लिए तब नीचे में एरो दीजिए। लिखेंगे विभव अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अरे सांद्रण पर नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं आज। गुणांक, जिसको आप कॉफिशिएंट कहते हैं, लिखेंगे विभव अभिकारक के गुणांक पर निर्भर नहीं करता है। अतः हम इसे गुना भी नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर 2 से गुना कर दिए ना, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। अतः इसे गुना भी नहीं किया जा सकता है। लिख लीजिए तो ये रिएक्शन। हो गया लिखा हुआ। 2 से गुना कर दो 5 से गुना कर दो, इसका मतलब ये नहीं कि E0 55 हो जाएगा। कितनों से गुना करोगे, जो E0 एक बार आया है वही हर बार रहेगा। क्या अब चेंज करें? तो आइए हम फिर से पहला वाला पॉइंट पर चलते हैं, इससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। बस ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए हम आपको नोट वाला बात बता दी है। हमारा मेन बात वो है, ये पिछला, जब इसका E1 था, इसका E0 E2 था, और इसका E3 था, तो E3 E1 E2 में आपस में संबंध क्या है? देखिए, हम भले ही थ्री इज नॉट इक्वल टू लिखें E1 प्लस E2, लेकिन हम डेल्टा जी के टर्म में वो चीज़ लिख सकते हैं। डेल्टा G3 बराबर लिख सकते हैं डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, क्योंकि पोटेंशियल एक विस्तीर्ण गुण है जिसको हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जबकि गिव्स फ्री एनर्जी जो है वह एक विस्तीर्ण गुण है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यह पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब आप 2 कप चाय को जब आप आपस में मिलाइएगा, तो एक कप में उंगली डुबाओगे गर्म लगेगा, दूसरे में उंगली डुबाओगे तो भी गर्म लगेगा, मिला देने के बाद उंगली डुबाओगे तो भी तुमको उतने गर्म लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर मिलकर दोगुना हो जाएगा। लेकिन एक कप का चाय यदि 50 ml है, दूसरे कप का भी चाय यदि 50 ml है, दोनों को मिला देंगे तो उसका आयतन जरूर बढ़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 100 ml। तो पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर जाए वो विस्तीर्ण गुण कहलाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। जैसे द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, दो चीजों को मिलाइएगा तो उसका द्रव्यमान आयतन ये सब बढ़ जाता है। और एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिस पर फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे डेंसिटी हो गया, मिलाने से डेंसिटी बढ़ने वाला नहीं है। सेम चीजों को मिलाने से डेंसिटी, पानी में पानी मिला देंगे डेंसिटी दोगुना हो जाएगा। पानी, मान लीजिए कि चाय में चाय मिला दें तो टेम्परेचर क्या दोगुना तिगुना हो जाएगा? तो कुछ ऐसा है। तो गिव्स फ्री एनर्जी के साथ वो बात नहीं है, आप यहाँ पर वो चीज लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, नीचे एरो दीजिए, लिखिए तो लिखेंगे डेल्टा जी एक विस्तीर्ण गुण है। इंग्लिश में इसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल। देखते हो, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब ही होता है बढ़ जाना। डेल्टा जी एक विस्तीर्ण गुण है, अतः इसे जोड़ा जा सकता है।
अतः हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा G3 बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ये पहला 3 रिएक्शन का बात है। लाइट का इतना इफेक्ट पड़ता है। देखो अब आगे, क्योंकि डेल्टा जी बराबर आप एक फॉर्मूला पढ़े थे -NFE, याद है आपको? आया ना? अच्छा, अलग अलग रिएक्शन में त्याग या ग्रहण की संख्या भी अलग अलग होगी, तो एन का मान अलग अलग होगा। अलग अलग रिएक्शन के लिए पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, लेकिन फैराडे कांस्टेंट सब जगह एक जैसा होगा, नियत होगा, नियतांक है वो। तो बताइए, यहाँ से डेल्टा G3 के बदले हम लिख दें -N3 FE3। डेल्टा जी बराबर NFE ही हम लिखे हैं, क्योंकि ये 3 है मतलब तीसरे रिएक्शन का, तो तीसरे रिएक्शन का एन तीसरे रिएक्शन का विभव, समझे? बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या लिखें बताइए? -N1 FE1 और प्लस क्या लिख, सॉरी, माइनस क्या लिखेंगे? N2 FE2। माइनस कॉमन लेके हटा दीजिए, या फिर इस माइनस को इधर करेंगे तो सब बताइए पॉजिटिव ना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अच्छा, F सब में है तो F भी हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? N3E3 बराबर N1E1 माइनस प्लस N2E2। अब बताओ, यदि E3 बराबर हम लिखना चाहें तो ये N3 गुना में है, उधर जाके बट्टा में बदल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं E3 इज इक्वल टू N1E1 प्लस N2E2 बटा N3, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए कि N1, इफ N1 बराबर N2 बराबर N3, यदि N1 N2 N3 सब का मान आपस में बराबर हो जाए, तो सब को मान लीजिए कि हम इस सब को मिला के क्या मान लेते हैं? N। ऊपर यहाँ भी N, यहाँ भी N, बटा में भी N, N N कॉमन हो जाएगा, ऊपर N से N कट जाएगा, और E3 बराबर बचेगा E1 प्लस E2। यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि पोटेंशियल एक ही केस में डायरेक्ट जुड़ सकता है। कब? जब सभी अभिक्रिया में लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान या एन का मान समान हो, जो कि इम्पॉसिबल है। दो अभिक्रिया को जोड़िएगा तो तीसरा का तो बढ़वे न करेगा। ये हाइपोथेटिकल बात है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा हम लिख सकते हैं, और क्वेश्चन हाइपोथेटिकल चीज़ों पर भी पूछा जाता है। तो आप पहुंचिए, तो लिखिए आगे तो। हो गया। हम सब लोग रजाई कंबल निकाला कि नहीं? ठंडा फिर से वापस आ गया है। चेंज करें? तो आपका जो मेन फॉर्मूला है ना, वो ये है, जो कहीं भी वैलिड है, ये वाला। और इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप एक क्वेश्चन कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और बाद में इसको लिख के यहाँ तक पहुँचिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, समझ में आएगा कि क्या है लिखे। वो सब जो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए पिछला दिन, वो सब बनाए थे कि नहीं? हमको तो लगता है सब बन गया होगा। ये को नहीं बना? नहीं, कैसे बनेगा रे? नहीं बना? खाली मथा में तुमको IIT घुस गया होगा, इसीलिए नहीं बना। क्वेश्चन लिखिए तो। अब रुकेंगे यार ने।
हो गया क्या? बीच में तुम्हारा एग्जाम का है लगे है बिना मतलब का? होगा और कुछ नहीं एग्जाम में। तुम जाओगे 10 दिन, बोला है ना कि 10 दिन होगा पेपर। एक के दिन में तीनों चारों पेपर ले लेगा, उसके बाद तुमको घर में बैठा देगा। वो चाहता ही है कि ना हम तुमको पढ़ाएंगे और ना तुमको पढ़ने देंगे। तुम पढ़ कैसे लेगा? सिस्टम में ऐसा बना के रखा है कि तुम पढ़ लेगा। बिहार का जनता पढ़ लेगा, झोला छाप नेता सब उस पर राज कैसे करेगा? अच्छा एक बात बताइए, समझाया शासन किस मतलब समझाया किसको जाता है? शासन किस पर किया जाता है? जिसको कम बुझने आता है। जिसको थोड़ा भी बुझने आता है वो अपने हिसाब से चलता है। हमारा सिस्टम तुमको जो है ना रोक रहा है। लेकिन क्या करोगे, तुम्हारी भी मजबूरी है और हम समझते हैं। लिखिए तो, इंग्लिश में लिखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड विभव ऑफ फॉलोइंग हाफ सेल। एग्जाम का इतना इंपॉर्टेंस है तो पूरा का पूरा कंपलसरी करे। फेल होगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। छोटा कोई लिखेगा नहीं लिखेगा सबको पास करिए देता है, तो एग्जाम काहे लेता है? बिना मतलब का औपचारिकता पूरा करता है। ये गांजा पिया अपना मजा रहता है। कभी बिहार से बाहर निकलोगे ना तब समझ में आएगा कि तुम क्या हो और अदर स्टेट क्या है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। कुआं में जब मेढक रहता है ना, ऊपर देखता कहता है अरे इतना बड़ा आकाश है, बहुत बड़ा है। और जब वो बाहर निकलता है तो लगता है यार ये तो कुछ था ही नहीं, अभी तो बहुत सारी दुनिया बची हुई थी। तो वही बात देखेंगे। Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है Fe2+ में। इसके लिए E0 का वैल्यू दिया हुआ है +0.77 वोल्ट। और Fe2+ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में कन्वर्ट करने का जो पोटेंशियल है वो है -0.44 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल। Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट करता है Fe सॉलिड। इसका आंसर दिया हुआ है -0.036 वोल्ट। पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, हम क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। मैं यदि हिंदी में बात करूं तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव नीचे दिया गया है। यह भी एक हाफ सेल है, इसका विभव इतना दिया हुआ है, और यह भी एक हाफ सेल है, इसका विभव इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है कि आप नीचे दिए गए अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए। ये ना पूछ रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि यदि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा ना तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाए। थोड़ा जोड़ के देखिए। देखिएगा कुछ लिखिए, सॉल्यूशन है वो। तो वो लिखिए, आगे बढ़िए, आगे फॉर्मूला लगाइए। जो सबसे पहला इक्वेशन था वो क्या था? सॉल्यूशन हम बना रहे हैं इसका।
Fe3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कन्वर्ट किया किस में? Fe2 प्लस। Fe2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया, कन्वर्ट किया किस में? Fe सॉलिड में। दोनों को जोड़ेंगे, Fe2 प्लस कट जाएगा, बचेगा Fe3 प्लस। ये तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, कन्वर्ट किया किस में? Fe सॉलिड में। बताइए इसका पोटेंशियल कितना था? 0.77 वोल्ट। ये था -0.44 वोल्ट। इसी का ई नॉट पूछता है। आप इसको आप इसको E1 कह सकते हैं, इसको E2 कह सकते हैं। आपसे E3 ही ना पूछा है। अब बताइए, अभी तुरंत आप फॉर्मूला पढ़े हैं, दो अर्ध सेल की मदद से बने हुए तीसरे अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे मापा जाता है? कैसे निकालेंगे बताइए? यहां से हम लिखेंगे E3 बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 बाय N3 E3। ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बाय N3 लिख सकते हैं? चलिए ठीक है। N1 का मान पहला रिएक्शन में त्याग या ग्रहण कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है? एक। E नॉट का मान 0.77 प्लस दूसरे रिएक्शन में N2 का मान तो पोटेंशियल कितना? -0.44। तीसरे रिएक्शन में कितना लेन देन चल रहा है? 3। क्या कोई दिक्कत है इसमें? इसको गुना करेंगे तो 0.77 ही रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.88। अब बताइए वो माइनस है, 0.88 यानी 0.11 हो जाएगा, घट -0.11 हो जाएगा घट के। उसको 3 से भाग दीजिएगा तो वही आएगा जो आंसर लिखा हुआ है। इसी को हम इधर लिखते हैं। हम यहाँ से E3 बराबर लिख सकते हैं 0.77 माइनस 0.88 बटा कितना? 3। यहाँ से E3 बराबर हो जाएगा -0.11/3, और यहाँ से E3 बराबर हो जाएगा -0.035 या 6, जो भी है। क्या है आंसर लिखा हो? तो 6। समझे कैसे बना? सो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए पीछे वाला जो थ्योरी आप पढ़े हैं वो जरूरी है, मतलब पीछे वाला थ्योरी सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। चलिए हेडिंग डालिए तो। कौन बोल रहा है रे? कुत्ता कुत्ता बोल रहा था? वो लोग भी कभी कभी ऐसे बोलता है तो हम कंफ्यूज हो गए। देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये बड़ा जरूरी चीज है आगे के टॉपिक के लिए। और ये लास्ट सुनिएगा, आगे के लिए बहुत जरूरी चीज है, और ये लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। लास्ट क्लास नहीं, लास्ट टॉपिक है। अभी अब खत्म हो जाएगा तो लास्ट क्लास माना जाएगा, नहीं खत्म हुआ 2-4-5 मिनट अगला क्लास में लगेगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा वैद्युत अपघटनी से। अरे तुम क्या समझा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट क्लास है? पगला कहेगा, पहला पार्ट जो बोले थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल उसका लास्ट क्लास। इसके बाद वैद्युत अपघटनी सेल स्टार्ट होगा, फिर वो 5-7 दिन चलेगा, फिर चालकता चलेगा, फिर वो 2-3 दिन चलेगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। 10-12 दिन और लगेगा इसको खत्म करने में, लेकिन 10-12 दिन तब लगता है तुमको छुट्टी देना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, देने वाले नहीं है छुट्टी, क्लास लाइव रहेगा, लाइव पढ़िए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। चलिए हेडिंग डालिए तो। वैद्युत रासायनिक श्रेणी, इसको ना ईएमएफ सीरीज भी कहा जाता है। ईएमएफ सीरीज या हिंदी में ईएमएफ श्रेणी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के हैं
या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हैं या ईएमएफ श्रेणी के हैं या ईएमएफ सीरीज के हैं, ये सब एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। अब सबसे पहले आप ये जानिए कि ये क्या है। अच्छा, आप याद करो, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोग निकाले थे ना, और आपको बोला गया था कि वो प्रैक्टिकली ही निकाला जा सकता है, उसको थ्योरेटिकली हम नहीं निकाल सकते। लैब में जाएंगे तभी जाके आपको सारा चीज पता चलेगा कि क्या कंसंट्रेशन रखे, स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या आया। जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव की हम बात कर रहे हैं। आप याद कीजिए वैल्यू आया था, यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें एसआरपी का मान, तो यह आया था -0.76 वोल्ट आया था। ये किसका है? जिंक का। यही एसआरपी आपको आया था 0 हाइड्रोजन के लिए। यही एसआरपी आपको आया था +0.34 वोल्ट कॉपर के लिए, याद है? यही एसआरपी आपको आएगा +0.80 वोल्ट सिल्वर के लिए। आप ये बताइए कि ये सब काम हम लैब में ही न करके निकाल सकते हैं? तो जो काम लैब में करके निकाला जा सकता है, उस काम जिस काम को हम लैब में जाके नहीं कर पा रहे हैं, वो सब काम लैब में करके किताब में लिखा हुआ है कि जैसे कॉपर का आया इतना +0.34 वोल्ट, जिंक का आया -0.80 वोल्ट। मैं एसआरपी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आप याद कीजिए, हमने आपको कहा था कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको भी हम लोग अवकरण विभव के ही रूप में लिखते हैं, जिसका अवकरण होता है उसको तो खैर अवकरण विभव के रूप में लिखते ही हैं। तो अब हम बात करेंगे सिर्फ अवकरण विभव की। तो आप समझ लीजिएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका अवकरण, वो वैल्यू से पता चल जाता है, माइनस प्लस से। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि अलग अलग जितना भी तत्व है वो जितनी अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो हर चीज का ना कुछ मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। मानक शर्त पर यदि हम उससे विभव पैदा करवाएंगे तो सबका अपना अपना इलेक्ट्रोड विभव होगा, और सबका अपना अपना अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव का मान होगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट का नेचर अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि ढेर सारा एलिमेंट का हमने मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाला, यानी मानक अवकरण विभव निकाला लैब में। हर बार एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स कर दिए, सिल्वर का लगा के सिल्वर का पता कर लिए, कॉपर का लगा के कॉपर का पता कर लिए, जिंक का लगा के जिंक का पता कर लिए। तो ऐसी स्थिति में जितना एलिमेंट है उसमें कोई तो होगा ना जिसका एसआरपी मान सबसे अधिक होगा, हाँ या ना? और कोई तो होगा ना जिसका एसआरपी मान सबसे कम होगा। और बाकी जो बचेगा उसको हम एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में सजा सकते हैं, यदि हमको सारा वैल्यू दे दिया जाए तो। जैसे मान लीजिए ए का दे दिया गया 2 वोल्ट +2 वोल्ट, बी का दे दिया गया +1 वोल्ट, सी का दे दिया गया 0, डी का दे दिया गया -1 वोल्ट। इस तरह से मान दे दे, तो क्या हम उसको एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में सजा नहीं सकते हैं? तो जब सारे तत्वों के एसआरपी मान को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, इसका मतलब सबसे ऊपर उसको रखा गया जिसका एसआरपी मान सबसे कम है। जिसका एसआरपी मान सबसे कम होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला मान सबसे ज्यादा होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ ऑक्सीकरण विभव के रूप में हम लिखेंगे नहीं, लिखेंगे किसी एक रूप में। और किस रूप में? अवकरण विभव, अवकरण विभव के रूप में। तो वहां पर यह किया गया कि सारे तत्वों का एसआरपी मान निकाल के और उसके एसआरपी के बढ़ते हुए क्रम में एक सजा दिया। जैसे ही उसको सजाया तो एक टेबल प्राप्त होता है। जो टेबल प्राप्त हुआ या जो श्रेणी प्राप्त हुआ, उसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो बताइए इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या लिखिएगा परिभाषा? जब तत्वों को, जब अलग अलग तत्वों को उसके बढ़ते हुए मानक अवकरण विभव के रूप में सजाया जाता है, तब हमें जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्लियर है ये? लिखिए तो नीचे रो देखें, लिखेंगे जब अलग अलग तत्वों को, जब अलग अलग, जब अलग अलग तत्वों को उसके मानक अवकरण विभव, जब अलग अलग तत्वों को उसके मानक अवकरण विभव, उसके मानक अवकरण विभव
के बढ़ते क्रम में उसके मानक अवकरण विभव के बढ़ते क्रम में सजाया जाता है, सजाया जाता है, तब हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है, तब हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी या ईएमएफ श्रेणी कहते हैं, या ईएमएफ श्रेणी कहते हैं। रुकिए रुकिए, धड़फड़ाइए मत, लिख लिए यहाँ तक। अब हम एक टेबल लिखेंगे यहाँ, जो कि बहुत तेजी में लिखेंगे। आप एक काम कीजिएगा, सॉलिड एक पेज ले लीजिएगा ऊपर से नीचे तक। इस 32 गो एलिमेंट को हम एक साथ लगातार लिखेंगे, और ये आपको याद ज़्यादा नहीं करना है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 2-3 गो याद रहेगा, आपका काम चल जाएगा। देखो, सबसे कम एसआरपी मान होता है किसका? लिथियम का, और ये वैल्यू होता है -3.05 वोल्ट। अब ये एक प्रैक्टिकल मान है, हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं ऐसे बैठ के। तो लिखिए तो आप एकदम बीचों बीच लिखना, काहे कि इधर भी कुछ लिखेंगे, इधर भी हम कुछ बाद में लिखेंगे। पहले तो हम एक लाइन से सारा एलिमेंट लिखेंगे। यदि बगल से भी लिख दिए तो काटिएगा मत, लिख सकते हैं, देखने में थोड़ा खराब लगेगा, और क्या। पहुंचे यहां तक? लिथियम, पोटासियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, ये एक ऑर्डर में जा रहा है। इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, इससे ज्यादा इसका होता है, ऐसे। चेंज करूं? अल्युमिनियम के बाद लाइन छोड़ के मत लिखिए, 2-3 पेज भाग जाएगा फिर। अल्युमिनियम के बाद जिंक, जिंक के बाद क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, टीन, एसएन, पीवी और एच। यहां तक पहुंचिए। एच का कितना होता है? 0.00 वोल्ट। अब आप देखिए, माइनस से चले थे और कहां पहुंचे? प्लस तक नहीं पहुंचे हैं, 0 तक पहुंचे। इसका मतलब है कि इससे ऊपर जितना है सबका एसआरपी मान निगेटिव है। आगे बढ़े अब, क्या आगे बढ़े? देखिए, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, आयोडीन I2, सिल्वर, Hg, Br2, Cl2, Au, Pt, F2। F2 का सबसे ज़्यादा होता है, और ये वैल्यू होता है +2.80 वोल्ट एसआरपी मान। अब जरा बताइए कि एसआरपी मान ऊपर से नीचे बढ़ रहा है ना? तो आप जो टेबल बना है मेरा, तो 3 पेज भाग गया। यदि हम ऐसे लिखें, इस तरह से एक लंबा लाइन नीचे तक खींच दें, तो हम कह दें कि ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ऊपर से नीचे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, मान बढ़ न रहा है, माइनस से 0 हुआ, 0 से प्लस हुआ। क्या समझ रहे हैं? और एक बात और सुन लीजिए, इस सब का अपना कुछ ना कुछ मान होगा, हम उस मान को लिखने वाले नहीं है, क्योंकि उस मान को एनसीईआरटी लिखा हुआ है, ये सब याद रखने का चीज नहीं होता है। वो प्रैक्टिकली दिया जाता है, क्वेश्चन में हमेशा आपको देगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इस टेबल का कुछ जरूरत है आगे, इसलिए हमको ये लिखाना जरूरी है, वो भी शॉर्ट लिस्टेड टेबल है।
अब देखिए, यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, हाँ या ना। और ये टेबल हमारा और आगे बढ़ेगा, अभी ये आगे बढ़ता जाएगा। कहाँ तक आगे बढ़ेगा? हाइड्रोजन तक। बताइए, यहाँ तक बढ़ेगा। और यहाँ से फिर एक दूसरा लाइन अलग से स्टार्ट होगा और नीचे उतरेगा। तो नीचे उतरेगा तो बताइए, इसमें हम लिख दें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, हाँ या ना। तो इसमें हम लिख देंगे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। यहाँ से तुमको ये पता चल जाएगा कि किसका एसआरपी मान पॉजिटिव है, किसका एसआरपी मान निगेटिव है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन नीचे उतरता हुआ यहां से लेकर, बताइए यहां तक ना आएगा। तो समझे कि टेबल में क्या करना था। यदि ऊपर से लेकर इस टेबल में एकदम पीछे से लेकर नीचे तक यहां तक लाइन खींच दें, उधर हम लिखे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, या इधर हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, जल्दी बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसओपी, है या ना। इसमें हम लिखे हैं निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, और लिख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, सॉरी निगेटिव वैल्यू ऑफ एसओपी। उधर जो लिखे हैं निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, वहां लिख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसओपी। तो जरूरी क्या है, आप पहले एसआरपी समझ चुके हैं ना। एसआरपी ठीक का ठीक उल्टा क्या होता है, ओपी। हो गया, कर लिए क्या, क्या करें अभी। ये लिख रहे थे क्या। और कुछ आदमी का मथवे चौक कर गया कि क्या क्या करना था, और आप इस सिंपल चीज को नहीं समझ पाए कि उस टेबल में हमने क्या क्या किया। छोड़िए, दीजिए, बातें खत्म कीजिए। ऊपर से नीचे तक एक सॉलिड लाइन खींचिए, लिखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी, सबसे राइट में। बीच में लिथियम से लेकर हाइड्रोजन तक सॉलिड लाइन खींचिए और बीच में लिख दीजिए निगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, क्योंकि इस सब का मान निगेटिव होता है एसआरपी में। और हाइड्रोजन से एक लाइन नीचे खींचकर फ्लोरीन तक पहुंचाइए और उसमें लिखिए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी। अब बताओ तो ये वैल्यू क्या बता रहा है। जो निगेटिव वैल्यू एसआरपी का है वो बता रहा है कि ये सब ऑक्सीकरण करेगा, मतलब इस सब के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है। हाइड्रोजन जीरो है, उसका न क्षमता लेने का है ना देने का है। और हाइड्रोजन के जितना नीचे है सब का एसआरपी मान पॉजिटिव है। एसआरपी मान पॉजिटिव है, जो मान पॉजिटिव होता है वही ना वो करना चाहता है, मतलब उस सब की क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की है। अब बताइए कि आप वैद्युत रासायनिक, एक अच्छा वैद्युत रासायनिक सेल बनाइएगा तो आप क्या कोशिश कीजिएगा कि हम लिथियम को एनोड के रूप में लें और फ्लोरीन को कैथोड के रूप में। क्यों? क्योंकि लिथियम का एसआरपी मान सबसे कम है, इसका मतलब एसओपी मान सबसे अधिक होगा, मतलब लिथियम के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। फ्लोरीन का एसआरपी मान सबसे अधिक है, मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता सबसे अधिक होगा। एक बेचारा सबसे अधिक परेशान है इलेक्ट्रॉन देने के लिए और एक बेचारा सबसे अधिक परेशान है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, दोनों को मिला के यदि सेल बना दिया जाए तो फटाफट इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और सबसे तेज फ्लो होगा, सबसे हाई पोटेंशियल वहीं पर होगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा वोल्टेज आपको वहीं पर मिलेगा। इन सब बातों के लिए आपको फिर अब नेक्स्ट क्लास आना पड़ेगा, ये कल। ये समझ चुके हैं आप। एक लाइन और लिख लोगे क्या? नहीं, ठीक है, जो लाइन बचा हुआ है अगला दिन लिखा देंगे। थोड़ा क्या, पूरा आगे कर देते हैं, एक बार और आगे कर दें, एक बार और आगे कर दिए, एक बार और आगे कर दें, क्लास खत्म।